एक कल के क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे हम लोग गॉस का प्रमेय। हमने सबसे पहले गॉस के प्रमेय को समझा था और फिर गॉस के प्रमेय का हमने क्या किया था, प्रमाण किया था कि इन्होंने कैसे प्रूव किया था। गॉस के प्रमेय में हमने ये जाना था कि किसी भी चार्ज Q, अगर कोई चार्ज आपका बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ये किसी एक सरफेस में क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जिस सरफेस में से बंद करते हैं उस सरफेस को कौन सा सरफेस कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ से गॉस ने अपने थ्योरम में, अपने प्रमेय में ये बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्यू क्या था? आपका कुल आवेश था जो इस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद था। तो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है यहाँ पे वो कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एप्सिलॉन नॉट Q5 है। तो बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है उन कुल आवेश को जब निर्वात की विद्युतशीलता से भाग लगाते हैं तो आपका क्या मिलता है? विद्युत फ्लक्स। अब उन्होंने बताया था कि जो गॉस का प्रमेय है ये किसी भी सतह के लिए क्या होता है? सही है। किसी भी सतह के लिए सही है। इसका क्या मतलब? तो पॉइंट बनाइएगा, कुछ नोट करवा रहे वो नोट लिखिए। कॉपी खोलिए फटाफट, पहला नोट लिखिए। लिखिएगा यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। जहाँ तक किए थे कल उसी के नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। नोट देके 1 नंबर नोट लिखना है। यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। आगे लिखिएगा पूर्ण। यह पृष्ठ के आकार व आकृति, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देख, गॉस ने जो अपना नियम दिया, जो अपना प्रमेय बताया, ये बताए कि आपका जो पृष्ठ है वो कैसा भी हो मैटर नहीं करता। पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो मैटर नहीं करता। पृष्ठ का आकार कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो भी पृष्ठ ले रहे वो पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे 3 पृष्ठ बनाते हैं। एक इस आकृति का S1 बोल देते हैं, एक इस आकृति का इसको S2 बोल देते हैं और इस आकृति। 3 अलग अलग आकृति बनाए। आकृति कैसा भी हो और इस आकृति का आकार कैसा भी हो। आकार मतलब आपका छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। अगर इसके अंदर आपका चार्ज क्या है? Q है। इसके अंदर चार्ज आपका क्या है? Q है। तो इस सतह का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस के नियम के अकॉर्डिंग फाई बराबर क्या होता है? सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q क्या था? कुल आवेश जो बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद है। तो यहाँ बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है? Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी जो सतह ये क्या बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? Q। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ चेक किया जाए तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? Q3 इक्वल हो जाएगा। इस बंद सतह के अंदर कितना आवेश है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का तात्पर्य ये है सर जी कि आपका चाहे आपकी आकृति कैसे भी हो
चाहे आपकी आकृति कैसी भी हो, अगर इसके अंदर आवेश कितना है, Q है, तो इन तीनों का फ्लक्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आपका फ्लक्स इस चीज पे, आपका फ्लक्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि जो पृष्ठ ले रहे हैं उस पृष्ठ की आकृति क्या है और उस पृष्ठ का आकार क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर किस पे करता है कि वो आकृति क्लोज है कि नहीं है, बंद है कि नहीं है, और उस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश मौजूद है। तो इन तीनों में कितना आवेश मौजूद था, Q। तो इन तीनों का जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0, Q/ε0, Q/ε0। क्लियर है? पहला नोट क्लियर हुआ कि आपका गॉस के नियम के अकॉर्डिंग आपका विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। नोट कीजिए। उसमें चाहे तो Q 2, 3, 4 भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे मान लें कि तीनों में आवेश सेम है, लेकिन आकृति क्या है, अलग अलग। आवेश सेम, आकृति अलग अलग, फिर भी फ्लक्स क्या होगा, सेम। फ्लक्स कब बदलेगा, अगर इसके अंदर आवेश अलग अलग होगा। नोट कीजिए इसको। दूसरा पॉइंट कीजिएगा। भैया वहाँ पे S1, S2, S3 सरफेस 1 हुआ, सरफेस 2 हुआ, सरफेस 3 हुआ। अच्छा, उसके अंदर नंबर भी लग सकते हैं। नंबर मतलब Q1, Q2, Q3, हम तीनों पे एक ही आवेश लिए, सिर्फ हमने क्या अलग रखा है यहाँ पे आखिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश हो और उसकी आकृति क्या हो, अलग अलग हो, और उस आकृति जो अलग अलग हो और इसका आकार भी क्या हो, अलग अलग हो, तो गॉस के प्रमेय से फ्लक्स ना ही आकृति पे डिपेंड करता है ना ही आकार पे। अगर आवेश तीनों पे सेम है, आकृति अलग अलग है, फिर भी जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0, Q/ε0। ये समझा। अब क्लियर है? दूसरा पॉइंट, गॉसीय पृष्ठ में, गॉसीय पृष्ठ में, नोट 2, गॉसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर, परिबद्ध आवेश की स्थिति पर, पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर, परिबद्ध आवेश की स्थिति पर, परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। गॉसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। लिख लिए। अब यहाँ पे समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये मान लिया जाए कि हमारा क्या है, गॉसीय पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है। अब इस गॉसीय पृष्ठ में, गॉसीय पृष्ठ में आवेश की स्थिति पे विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है, आप चाहे तो आवेश को यहाँ रखिए या आप आवेश को चाहे तो यहाँ रखिए। इस गॉसीय पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा आपका phi = Q/ε0, और इसका फ्लक्स भी क्या होगा phi = Q/ε0। मतलब गॉसीय पृष्ठ के अंदर, गॉसीय पृष्ठ के अंदर आपका आवेश की स्थिति कुछ भी हो सकती है। आपका जरूरी नहीं कि आवेश आपका क्या होना चाहिए, केंद्र पे होना चाहिए। केंद्र पे रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, इस कॉर्नर पे रहे,
इस कॉर्नर पे है, मैटर नहीं करता, आवेश की स्थिति कुछ भी हो, बट कंडीशन क्या है कि ये आवेश किसके अंदर बंद हो, ये आवेश किसके अंदर बंद हो, गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद हो, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई बाई फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये दो पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। परिवर्त बंद जो बंधा हुआ है इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ पे, ये दोनों पॉइंट माइंड में रहेगा ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है गॉस के नियम के लिए। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गॉस के नियम पे आपका आवेश जो परिबद्ध होता है वो आपके गॉसिय पृष्ठ की आकृति और आकार पे डिपेंड नहीं करता, ना ही आवेश गॉसिय पृष्ठ के अंदर उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। आवेश कहीं भी रहेगा, फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सारे बच्चे का ये दो पॉइंट क्लियर है। अब आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें। ये कल का ही था, लेकिन कल समय क्या भाव में इरेज कर रहे। अच्छा, गॉस के नियम के, गॉस के प्रमेय का आपने कल प्रूविंग किया था। प्रूविंग में किन्हीं कोई बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। आज का जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हेडिंग लगाइए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और गॉस का नियम इस फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। सारा अनुप्रयोग कंप्लीट, चैप्टर होगा खत्म, तो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। भैया सेकेंड चैप्टर क्या है? विद्युत विभव है ना, चार्ट दिए हुए देखा कहाँ रखे मुड़ी भी नहीं खाना। हेडिंग लगाए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर लिए। अब अनुप्रयोग जो हमें ना 4 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 4। आज पढ़ेंगे पहला, ठीक है। एक एक क्लास में एक एक अनुप्रयोग होगा सर, लंबा लंबा क्लास। आज पहला लगाइए, हेडिंग लगाइए नीचे, चालक आवेशित गोले के कारण, चालक आवेशित गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, हो गया, हेडिंग लग गया। चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सारे बच्चे का फोकस यहाँ होना चाहिए। टॉपिक को पहले हेडिंग लगाते हैं, क्या है टॉपिक, टॉपिक का हेडिंग लगाते हैं। हमें गॉस के नियम का उपयोग करना, मतलब गॉस के नियम का प्रयोग करके, गॉस के नियम का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब एक चीज बताइएगा, हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा, क्या गॉस के नियम से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चलता है? गॉस के नियम से हमें क्या पता चलता है? विद्युत फ्लक्स पता चलता है। क्या वो तीव्रता बता रहा था, की वैल्यू बता रहा था? वो वैल्यू बता रहा था 5 की। मतलब हमें कोई ना कोई रास्ता अपनाना होगा जो गॉस के नियम को लिंक कर रहा होगा किसके साथ, विद्युत क्षेत्र से, तभी तो निकलेगा विद्युत क्षेत्र। हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। किसका यूज करके? गॉस के प्रमेय का यूज करके। क्या कर सकते हैं, तो याद करते हैं। हमने विद्युत फ्लक्स को निकालने का 2 तरीका सीखा। 2 तरीका क्या सीखा? एक सीखे हम लोग परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। परिभाषा से हमने क्या देखा? परिभाषा से हमने ये सीखा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। देखिए थे, विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन लिखा है ना, वहां से हमने फाई बराबर क्या निकाला था, ई ए कॉस थीटा। अगर हमें छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकालना है तो छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या निकाले थे, डी फाई। कल का क्लास याद है,
छोटे से क्षेत्रफल के लिए हमने निकाला था डी वाई, क्या निकाले थे ई ए कॉस थीटा। और इस छोटे से का जब निकाल लिया जाए और तब हमें टोटल निकालना हो तो इस छोटे सा का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ये बताए थे कल की क्लास में, परिभाषा से ये सीखे थे। फिर हमने फाई निकालने के लिए एक और चीज सीखा था। एक और चीज कहाँ से सीखे थे? एक और चीज सीखे थे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से हमने फाई बराबर क्या सीखा था? सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या था? कुल आवेश जो गॉसीय पृष्ठ के अंदर बंद हो, यही ना सीखे थे। अब अगर हम एक ही सतह के लिए हम अगर इससे भी फ्लक्स निकाल रहे हैं और हम इससे भी फ्लक्स निकाल रहे हैं तो दोनों का एलएचएस सेम है। अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों के आरएचएस को बराबर कर सकते हैं। ये cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन। अब इन दोनों को जब बराबर कर देंगे तब यहाँ से देखिए, तब यहाँ से क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना। हमारा तो टारगेट यही है ना, गॉस के नियम को अनुप्रयोग करना है और चालक आवेशित गोले से हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? तरीका ये है कि एक बार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे परिभाषा से, एक बार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे गॉस के प्रमेय से, इन दोनों को आपस में करेंगे बराबर और तब जाके हमारा क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या क्या करेंगे? आइडिया मिल गया। स्टार्ट करें टॉपिक। टॉपिक को फील करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि टॉपिक में हमें करना क्या है। जब इसका नॉलेज हमारे पास है तब तो हम इजीली आगे बढ़ेंगे। पता चल गया हमें क्या करना है। अब इस चालक आवेशित गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन इसमें भी 3 केस है। इसमें भी केस कितने हैं? 3। और आज की क्लास में तीनों केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। केस 1 कीजिए। केस 1 कीजिए। गोले के बाहर गोले के बाहर स्थित बिंदु P। स्थिति लिखा है। अच्छा सॉरी, स्थित बिंदु P अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक गोला। ठीक है, गोले के बारे में जानते हैं ना। मान लिया जाए ये मेरा क्या है? गोला है। कैसा गोला है? चालक आवेशित गोला है। इस गोले पे हमने क्या रखा है? क्यू चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस चालक गोले पे अगर हम क्यू चार्ज रखते हैं तो ये क्यू चार्ज इस चालक गोले पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। अगर कोई चालक गोला है, चालक और अचालक समझते हैं ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है और चालक जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये पता है ना। अगर हमने, मेरा टॉपिक क्या है? चालक गोला। फिर हम और चालक पे भी देखें। अभी किस पे सीख रहे? चालक। अगर ये मान लीजिए मेरा चालक गोला है और इस चालक गोला पे क्या रखते हैं? आवेश रखते हैं। तो जैसे इस पे आवेश रखते हैं, आवेश क्या होता है? इस पूरे गोले पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। मतलब जैसे क्यू चार्ज को रखिएगा तो जितना आवेश आपका यहाँ पे होगा उतना ही आवेश आपका यहाँ पे होगा, उतना ही आवेश आपका यहाँ पे होगा, उतना ही आवेश यहाँ पे होगा, उतना ही आवेश आपका यहाँ पे होगा, उतना ही आवेश यहाँ पे होगा। एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। कितना बात आया समझ में? कंडीशन क्या है? गोला कैसा होना चाहिए? चालक। तो हम बनाते हैं, यहाँ फिगर करें। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? चालक गोला है। इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी है? 8। ठीक है, और इस चालक गोले पे
हमने आवेश कितना रखा है, Q। जैसे चालक गोले पे आवेश Q रखे, ये आवेश पूरे गोले पर एक समान रूप से क्या हो चुका है, एक समान रूप से क्या हो चुका है, वितरित हो चुका है। मतलब पूरे गोला, अच्छा एक समान का मतलब समझ रहे हैं ना, हर जगह एक जैसा। आप चाहे इस पॉइंट पे बात कीजिए, 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 आवेश क्या है, एक जैसा। क्या नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। नहीं कि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हमने कैसा चार्ज लिया है, पॉजिटिव। अब टॉपिक कह रहा है कि गोले के बाहर स्थित बिंदु P। अब मान लिया जाए इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इस गोले से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। और हमें क्या करना है, इसी बिंदु P पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बट किसका अनुप्रयोग करना है, गॉस के प्रमेय का। तो गॉस का प्रमेय हम तब लगा सकते हैं जब आपका क्या आएगा, गॉसीय पृष्ठ, और आवेश क्या होना चाहिए, उस गॉसीय पृष्ठ के क्या होना चाहिए, अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस P बिंदु को मानकर एक क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसीय पृष्ठ। इस P बिंदु को मानकर हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक गॉसीय पृष्ठ ड्रॉ करने वाले हैं। कितना बात आ रहा है समझे? तो P बिंदु को लेकर बना बोला, ठीक है। आप लोग कॉपी में अच्छे से मेरा P बिंदु उसी लाइन पे है। P बिंदु को लेकर ही हमको पृष्ठ खींचना है। तो एकदम P बिंदु को लेकर हम लोग क्या खींच लिए, गॉसीय पृष्ठ। ये मेरा क्या है, ठीक है। हमने P बिंदु को लेकर क्या खींच लिया, गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। ये मेरा बिंदु P, इसको थोड़ा पास। क्लियर है ये चीज? बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर। इतना बात सारे बच्चे बात समझिए। क्योंकि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गॉसीय पृष्ठ चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, उस P बिंदु को लेके, जिस भी बिंदु पे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, उस बिंदु को लेके हम लोग क्या ड्रॉ कर लिए, गॉसीय पृष्ठ ड्रॉ कर लिए। कितना बताया समझ? अब पहले थोड़ा लिखिए, केस 1 लिख लिए थे कॉपी में, लिखिए नीचे P को पहले लिख लीजिए। P को केस 1 में डैश देके नीचे लिखिए, P को सम्मिलित करते हुए, P को क्या सर, कैसे लिखना है, पहले तो केस 1 किए हैं, उसी में लिखना है। उसी में लिखना है। P को सम्मिलित करते हुए, P को सम्मिलित करते हुए हम एक R त्रिज्या वाले, हम एक R त्रिज्या वाले गोले को, R त्रिज्या वाले गोले को गॉसीय पृष्ठ के रूप में, गॉसीय पृष्ठ के रूप में लेते हैं, गॉसीय पृष्ठ के रूप में लेते हैं। चले ध्यान दीजिए, सारे लोग फोकस हुए। अब इस P बिंदु पे हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गॉस के प्रमेय का यूज। अब इतने बड़े सरफेस का, इतने बड़े आपके गोले का क्या एरिया होगा हमें पता नहीं। हमारा टारगेट क्या है कि ये एक गोला है, चालक गोला, इस पे कोई आवेश है Q, और इस Q से R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है।
तो इस P बिंदु को लेके हम लोग वापस से क्या खींचेंगे, एक गोला। एक बड़े गोले के अंदर क्या आ जाएगा, ये छोटा गोला। एक बड़े गोले के अंदर क्या आ जाएगा, छोटा गोला। ये बड़ा गोला कैसा पृष्ठ है, लौकिक पृष्ठ। तो इस P बिंदु में हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे, ये बात करते हैं। हमें पता नहीं इस पूरे सरफेस का क्षेत्रफल क्या होगा। हम क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं। इसका छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा, dA होगा। कल के क्लास में बताया ना, छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा, dA होगा। अब सर जी dA जो है वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश ड्रॉ करने का क्या तरीका है, सतह के लंबवत। सतह के लंबवत हम लोग क्या खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपका क्या बताएगा, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है ये चीज। हम बोले अभी मत चलिए यहाँ फोकस होइए। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर इससे विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो ये भी कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और यहाँ चेक कीजिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लाइन पे। जब सेम लाइन पे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से परिभाषा से हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E A पढ़े हैं। अगर हमें इस छोटे से क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स चाहिए, छोटे से क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो छोटे से क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। ठीक है। अगर हमें छोटा सा का पता है और इस पूरे का चाहिए, छोटा सा का पता है, हमने छोटे से एरिया का निकाल कर रखिए, इतने छोटे से का, और हमें पूरा का चाहिए, तो इतना छोटा 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 निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इस छोटे से भाग का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। छोटा सा हमने निकाल के रखा है, इसका देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, सतह के लंबवत। और विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या, बाहर की ओर, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो छोटे से का जब हमें पता है और हमें पूरे का चाहिए, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस छोटे से का क्या कर देंगे, अब पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी पाई। डी पाई बराबर क्या है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये आपका कैसा गोला है, एक समान आवेशित गोला है। एक समान आवेशित गोला मतलब पूरे गोले पे आवेश क्या है, एक समान है। तो एक समान आवेश के का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखे तो वही होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखे तो वही होगा, यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी चेक करें, जिस बिंदु पे चेक करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक ही होगा। जो कांस्टेंट होता है उसे इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं, बाहर। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए क्या है, ये छोटा सा एरिया। अब इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे सतह का आएगा एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू ए। ए क्या है, ए है गोला का
क्षेत्रफल। ये क्या है हमारा गोला का क्षेत्रफल। तो पाई इज इक्वल टू ई इंटू ए गोला का क्षेत्रफल, और गोला का क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई। कल बताए थे ना, इसको मान लेते इक्वेशन। क्लियर है ये चीज, परिभाषा से क्लियर है। अब किससे निकालेंगे, अब किससे निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस के क्या पढ़े थे, पाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई सिग्मा क्यू क्या था, कुल आवेश जो इस गोले के अंदर, कौन से गोला, जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमने कितना आवेश मान के रखा है, क्यू आवेश। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या लेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन, इसको मान ले। क्लियर है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चेक कीजिए। इन दोनों से हमने क्या निकाला, इन दोनों से हमने निकाला विद्युत फ्लक्स, दोनों का LHS सेम, तो RHS भी क्या होगा, होगा। चलिए तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो एक क्या है मेरा E इंटू 4 पाई आर, और समीकरण 2 कितना है 2 इंटू एप्सिलॉन, है ना। LHS बराबर है तो RHS भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये आ रहा बात समझ में। अब ये इंटू में इधर आएगा तो हमें E ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे, इधर लिख रहे, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। अच्छा इधर नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है, बस नहीं तो दिख रहा है। ये समझ गए ना क्या है, गोलाकार क्षेत्रफल। इसको अरेंज करें, इसको लिख सकते हैं, नीचे सब इंटू में है, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, कोई दिक्कत। अब इतना बराबर क्या होता है के, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो चालक गोले से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तो P बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया, हमने पहले भी पढ़ा है कि Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है K/R। हम सबको ये चीज पता है, बट आज हमें किसका अनुप्रयोग करके निकालना था, गॉस के। ये तो हमने पहले पढ़ के आया, लेकिन क्वेश्चन जब देगा कि बताइए गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके बताइए, तब तरीका क्या होगा। आए बात समझ में, सब तक क्लियर है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए। फिर से कहाँ से, चाहे ध्यान दीजिए, हमें बोल रहा है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके चालक आवेशित गोले के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R। इस चालक गोले पे क्या दिए है, आवेश Q। अगर किसी चालक गोले पे आवेश रखते हैं तो ये चालक गोला आवेश को एक समान रूप से क्या करता है, पूरे गोले पे क्या कर देता है, वितरित कर देता है। तो ये Q आवेश पूरे गोले पे क्या हो गया, वितरित हो गया। अब केस 1 ये कह रहा है कि गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने मान लिया कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पे हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है, तो इस बिंदु P को हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। मतलब इस P बिंदु से सम्मिलित हमने एक क्या माना, एक गॉसियन पृष्ठ को ड्रॉ किया। क्लियर। अब हमें जो फ्लक्स हमें निकालना है गॉस के प्रमेय से, तो हमें गॉस के प्रमेय से क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स का मान। तो ये फाई को निकालने का दो तरीका है, एक तो परिभाषा से, एक प्रमेय से। तो इस P बिंदु पे कैसे निकाले, परिभाषा से आता है फाई E cos थीटा। तो इतने बड़े सतह का क्या होगा नहीं पता, हम छोटे से सतह का निकालते हैं।
तो इस छोटे से सतह का एरिया क्या होगा, dA, और इस सतह का एरिया वेक्टर क्या होगा, सतह के लंबवत क्या हो गया, dA वेक्टर। और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, सभी दिशाओं में बाहर की ओर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर की ओर। यहाँ पे एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र दोनों सेम लाइन पे है। जब सेम लाइन पे है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अब कोण हो गया 0 डिग्री। परिभाषा से हमने क्या पढ़ा है, पाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। इस छोटे से क्षेत्रफल का जो फ्लक्स निकालेंगे वो भी तो छोटा सा निकलेगा, उसको क्या माने, डी फाई बराबर हो गया EDA cos थीटा। अब डी फाई निकल गया, हमको फाई चाहिए, इस छोटे से का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई। तो डी फाई की वैल्यू क्या है, EDA cos थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा E इंटू DA। अब E तो क्या है, इस गोले पर एक समान रूप से ना आवेश है, एक समान रूप से आवेश है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप विद्युत क्षेत्र चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक, जहाँ भी चेक कीजिए आपका क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से क्या करते हैं बाहर, इंटीग्रेशन DA क्या है, छोटा सा एरिया। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे सतह का एरिया आएगा। और ये पूरा सतह हमने क्या मान के रखा है, गॉस के पृष्ठ को गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लिया। अब आते हैं परिभाषा से, तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पाई। सिग्मा क्यू क्या था, कुल आवेश जो गॉस पृष्ठ के अंदर हो। तो ये रहा आपका ग्रीन मार्कर गॉस पृष्ठ, इसके अंदर कुल आवेश हमने कितना रखा है, क्यू। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन। इसको मान लेते समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS से, तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको थोड़ा गुना में ना नीचे, इसको अरेंज करके 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, क्यू बाई r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू कितना बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई r। ये सब आया समझ में, दिक्कत है ममता, आ रहा है। समीकरण 2 में ई वेक्टर भूल गए सर, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि, समीकरण 2 जैसे है। सदिश राशि, तो उसका भी तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। ये जो बोला ना DA जो आया तो उसका छोटा वाला मत बता देना, छोटा वाला नहीं सर, जो DA जो है, हाँ अरे आधा वक्त बोलता है, बोलो ना। जब वो अच्छी बनाए ना बॉक्स, हाँ उसका DA जो छोटा मात्रा में निकाले, हाँ, है ना, यही बोल रहा तो उसका वेक्टर लिखे कि नहीं, वेक्टर हाँ लिखे ये दिए। हो गया। ये सर जी, ये आपका मेरा छोटा सा है एरिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है किसी भी सतह के लंबवत, इसके संग ये है, और यहाँ पे मान इसके सतह के लंबवत होगा एरिया वेक्टर। विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज के कारण क्या होता है, प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, कल बताए थे।